तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची ब्लैक मून गिल्ड से अपने लिए कुछ चीजें खरीद कर बाहर निकलता है और वहीं से उसे एक ब्लड क्रिस्टल में मिलता है जिसे डेविल ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल कहा जाता है। वक्त एक और लड़की आती है जो कि 7 मेडन में से एक मेडन है। वो वहाँ पर आकर गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे ये वाला क्रिस्टल चाहिए, लेकिन मास्टर उसे कहते हैं वो तो पहले एक लड़का खरीद कर चला गया। मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है तो हमारा ज़ाओची बाहर गली में चलता हुआ जा रहा होता है। ज़ाओची कहता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि वो लड़की यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए चली आएगी। मैं है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। और फिर साथ ही वो मोली से कहता है मोली अब देखती जाओ, देखना वो खूबसूरत लड़की मेरे पास जरूर आएगी। तो ज़ाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो वो लड़की वाकई में उसके पास आ जाती है। तो मास्टर ज़ाओची के पास आती है और उसे कहती है तुमने वहाँ से जो डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल खरीदा है मुझे वो चाहिए, वो मुझे बेच दो, मैं दुगनी कीमत में वो तुमसे खरीद लूंगी। ज़ाओची उसे कहता है हालांकि मैं इसको डबल कीमत के ऊपर जरूर बेचना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा मशवरा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ब्लड क्रिस्टल को ना खरीदो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है जिसकी वजह से तुम इन्फेक्टेड हो वो इस क्रिस्टल की मदद से हल नहीं हो सकता। ये क्रिस्टल तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए इसको खरीदने का फायदा भी नहीं है। ज़ाओची उसे कहता है अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आज से कुछ दिन पहले तुम किसी बहुत ही पावरफुल आईसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। उसी आईसी बीस्ट की बॉडी से तुम्हें पॉइजन मिला है। कैसा आईसी बीस्ट होगा जो कि मरने के करीब होने पर अपनी बॉडी के अंदर से अपना फियरलेस पॉइजन रिलीज करता है। जब तुम उसको मारने वाली थी और वो मरने वाला था उसी वक्त उसने अपना पॉइजन रिलीज किया होगा और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया। वहाँ सुनते ही वो मेडन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ज़ाओची से कहती है तुम्हें सब के बारे में कैसे पता, आए तुम हो कौन। ज़ाओची उसे बताता है कि मेरा नाम जुनची है और मैं एक आम सा डिसाइपल हूँ ब्लू परफाउंड पैलेस का, और इसके साथ साथ मेरी एक स्पेशल खूबी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ। तो ज़ाओची मेडन से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्योंकि काफी ज्यादा है, तुम्हारी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है वो तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से एक ना एक दिन वैसे ही घुल जाएगा और वो गायब हो जाएगा। लेकिन जितनी देर तक ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगा उतनी देर तक तुम्हारी परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी टोटल पावर का सिर्फ 1 से 3 हिस्सा इस्तेमाल कर पाओगी क्योंकि तुम भी एक आइस एट्रीब्यूट यूजर हो, क्योंकि तुम आईसी पैलेस से हो, इसी वजह से तुम आईसी आर्ट्स को कल्टीवेट करती हो। अगर तुमने इस ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, बॉडी के अंदर जो आईसी ऑरा है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से तुम्हारी वेन्स कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगी और दोबारा कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगी। मैंने तुम्हें वो सारी बात बता दी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम्हें इस क्रिस्टल को नहीं खरीदना चाहिए। अब बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम अभी भी इस क्रिस्टल को खरीदना चाहती हो या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है इसी वजह से ये क्रिस्टल मैं तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगा। अगर तुम्हें फिर भी ये क्रिस्टल चाहिए तो तुम जाकर किसी और जगह से खरीद सकती हो क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने वाला फ्लेमिंग क्रिस्टल नहीं बेचने वाला। ज़ाओची उसे इतनी बात कहने के बाद आगे गुजर जाता है। तो ज़ाओची कहता है अब देखना ये मेरे पीछे आएगी कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होगी, क्या वाकई मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, अगर मुझे उसके बारे में इतना कुछ पता है तो मैं उसका इलाज भी कर सकता हूँ। यही सोचकर वो पीछे जरूर आएगी। ज़ाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो वो मेडन उससे कहती है रुको मेरी बात सुनो। ज़ाओची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो हो गया काम। तो मेडन ज़ाओची से कहती है तुमने यहाँ पर कहा कि तुम एक डिवाइन डॉक्टर हो और साथ ही तुम्हें मेरी कंडीशंस के बारे में पता है, तुम्हें पता है कि मैंने किसी आईसीबीएस के साथ फाइट की थी जिसका पॉइजन मेरी बॉडी में है। मुझे ये भी बता दो क्या तुम्हें इस पॉइजन से निमटने का कोई रास्ता पता है जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सकूं। ज़ाओची उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने में तुम्हारी हेल्प करूँ? अगर वाकई में तुम अपना इलाज करवाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात के वक्त 101 नंबर रूम में आ जाना, मैं ब्लू विंड परफाउंड पैलेस के इनर पैलेस के अंदर रहता हूँ। वो मेडन उसे कहती है ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्ही से अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगी। इतना कहने के बाद मेडन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। ज़ाओची उसे कहता है लेकिन क्या तुमने मेरे ऊपर बस इतनी तरह भरोसा कर लिया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है और मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है और ऊपर से मैं तो सिर्फ एक लोली परफाउंड पैलेस का डिसाइपल हूँ। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकता हूँ, तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। वो मेडन उसे कहती है तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, इतना तो कह सकती हूँ कि तुम कोई विलन नहीं हो और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे रूम में मिलूंगी। और साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। ज़ाओची घूम फिरने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है, वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने की तरफ देखता है तो उसके बिस्तर के ऊपर वो मेडन बैठी होती है। ज़ाओची कहता है जी तो वाकई में यहाँ पर आ गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इनर पैलेस के आसपास तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, हमेशा यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर अननोन ना आ सके। मेडन उन सभी से बचते बचाते मेरे रूम तक पहुंच आई, इसका मतलब ये अपनी पावर्स को कंसील कर सकती है। मेडन ज़ाओची से कहती है तो डिवाइन डॉक्टर चलो जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो और मेरी
मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करो। जाओची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा कि हम दोनों ही यहाँ पर स्ट्रेंजर्स हैं। नहीं चाहता कि बाद में मेरे लिए कोई मसला बने, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स को सेटअप करते हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसमें हाथ पार नहीं करूंगा। जाओची उसे कहता है तो सबसे पहले तो मुझे अपना हाथ दो। मेडन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है मुझे कभी भी किसी प्राइमर ने छुआ नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टच नहीं करने दूंगी। जाओची उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जेन्युइन डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि किसी की बॉडी को टच किए बिना उसकी पल्स को कैसे फील करना है। चलो जल्दी से अपना हाथ सामने करो। वो अपने हाथ को उसके सामने करती है तो जाओची अपने हाथ की उंगलियों को उसकी पल्स के ऊपर रखता है, लेकिन उसको टच नहीं करता। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहीं से उसको फील कर लेता है। जाओची फील करने के बाद कहता है ये पॉइजन तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लगता है कि इस मेडन ने जिस आईसीबीएस के साथ फाइट की थी वो स्काई परफाउंड ग्राम का एक बीस्ट होगा और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट डेवलप कर ली है। जाओची उसकी पल्स को फील करने के बाद उसे कहता है लिटिल फेरी तुमने भी इस बात को अभी तक महसूस कर लिया होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट बना ली है। वो स्पिरिट तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर मूव करती हुई महसूस होती होगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करूं, मुझे सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्पिरिट को मारना होगा। तो ये स्पिरिट आइस एट्रीब्यूट वाली पॉइजन स्पिरिट है, तो इसको मारने के लिए मुझे अपनी फ्लेम फिनिक्स की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। मैं अपनी फायर पावर को यूज करूंगा। मैं अपनी फ्लेम एनर्जी को यूज करते हुए उस स्पिरिट का उस पॉइजन के साथ कनेक्शन कट ऑफ करूंगा। उसके बाद मैं उस स्पिरिट को यहाँ से बाहर निकालूंगा। हम लोग इसको और ज्यादा बड़ा होने नहीं दे सकते, हमें जल्दी से जल्दी इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकालना होगा। तो जाओची जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जाओची तो एक डॉक्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जाओची जब अपने हाथ के ऊपर अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो मेडन उसे कहती है तुम्हारे पास तो फिनिक्स की फायर है, क्या तुम फिनिक्स सेक्टर से हो, क्या तुम्हारे पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है। जाओची अपने हाथ को जल्दी से आगे बढ़ाता है और सीधा उसकी चेस्ट को जाकर टच कर देता है। जाओची मेडन से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरे पास फिनिक्स की फायर है, लेकिन मैं फिनिक्स क्लैन से नहीं हूँ। यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट में जाओची इस बात को भूल जाता है कि मेडन ने उसे कहा था कि मैंने कभी किसी को टच नहीं करने दिया, और जहाँ पर हमारे जाओची ने अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद उसकी चेस्ट को टच कर दिया है। जाओची कहता है हाँ मैंने उस स्पिरिट को देख लिया है, अब मैं अपनी फ्लेम से उसको कट ऑफ करने के बाद बाहर निकालने वाला हूँ। जैसे वो उस मेडन की तरफ देखता है तो मेडन घूर घूर कर उसे देख रही होती है। इसी के साथ ही जाओची को पता चल जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जाओची कहता है प्लीज प्लीज रुकना, लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी से पॉइजन स्पिरिट को निकालने वाला था। लेकिन मेडन उसकी बात सुनने बगैर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे इतना जबरदस्त पंच मारती है कि जाओची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। दीवार के साथ टकराने के बाद जाओची कहता है लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहा भी था कि उसने कभी किसी को टच नहीं करने दिया और मैं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे टच कर दिया। अब तुझे मुझे नहीं छोड़ेगी, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये मुझे मार डालेगी। मेडन भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। जाओची कहता है लेकिन चलो शुक्र है कि इसे मेरी परवाह तो है। साथ ही हमारा जाओची वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जाओची की आंखें खुलती हैं, जाओची कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। है कि ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो मेडन अभी भी वहीं पर बैठी होती है। वो मेडन उसे कहती है तो फाइनली तुम उठ ही गए, मैंने तुम्हें पंच मारा था तो लगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो और तुम सिर्फ 3 दिन तक ही बेहोश रहे हो। ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो मेडन सोच रही होती है लगता है कि इस लड़के युनची के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा टफ है। तो जाओची उसे कहता है प्लीज लिटिल फेरी मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना चाहता था, मुझे इस बारे में ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कहाँ पर टच किया था। मेडन उसे कहती है हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी बॉडी से पॉइजन को निकालना चाहते हो, अगर तुम वाकई में एक जेन्युइन डॉक्टर नहीं होते तो अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। जाओची उसे कहता है चलो ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है और उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना है, स्पिरिट को तो मैंने निकाल दिया था। जाओची अपने हाथ के ऊपर अपने हिमनली पॉइजन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और हिमनली पॉइजन स्पिरिट की मदद से उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट करता है। जाओची दूर से ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब ये हो गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं बचा, मैंने सारे के सारे पॉइजन को निकाल दिया है। पॉइजन को निकालने के बाद जाओची उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे रिवार्ड दोगी, तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे जो रिवार्ड चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद मेरा एक कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन के बाद 3 महीने तक तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। तो मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है ठीक है अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना और मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। 2 महीने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी और अगले 3 महीने तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा कि हम दोनों की डील हुई है। जबकि जाओची सोच रहा होता है ये लड़की तो यहाँ से जाना भी चाहती है, लेकिन इसको टच करने का तो मजा ही आ गया। जाओची कहता है इसने अपना इलाज भी करवा लिया, लेकिन फिर भी ये मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर फ्लैट नहीं हुई। बड़ी अफसोस की बात है कि ये कुछ ज्यादा ही कोल्ड है और इस कोल्डनेस को देखकर मुझे याद आया मेरे
मेरी बीवी किंग जू वो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी आईसी पैलेस से है और मेरी बीवी भी वहीं पर है। कभी मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। इस वक्त मॉली निकलती है और उसके ऊपर जंप करते हुए बैठ जाती है और उसे कहती है यहाँ पर अपनी वाइफ को मिस करने की बजाय तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद कंपटीशन के दौरान मोरोंग जी के हाथों से मारे जाओ और उसके बाद तुम अपनी बीवी को मिस भी नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।